नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं प्रिंस सर आपको इस यूट्यूब चैनल पर सोशियोलॉजी सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ। छात्रों, जैसा कि आप सब लोगों ने ये नोटिस किया होगा कि आगामी यूजीसी नेट 2022 की एग्ज़ाम को टारगेट करते हुए हमने एक वीडियो सीरीज स्टार्ट की है। और उसी वीडियो सीरीज के आगे आज हमने जो एक नेक्स्ट टॉपिक के रूप में मैं आज आपके सामने लेके आया हूँ, वो हमारा अ, ये सैम्पलिंग है। यानी आज का जो टॉपिक होगा वो सैम्पलिंग यानी निदर्शन के संबंध में हम लोग क्या करेंगे, बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। और जैसा कि अगर हम सर्वप्रथम अगर हम निदर्शन की बात करें, इससे पूर्व हमने और सारी भी वीडियो मैंने प्रोवाइड कर दिया है। और उसमें हमने क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव मेथड और इसके साथ साथ फैक्ट थियरी एंड सिद्धांत, इसके संबंध में भी मैंने डिस्कस किया है। और आगे इसके अलावा भी बहुत सारी वीडियोस सोशियोलॉजी से या यूजीसी नेट के फर्स्ट पेपर से संबंधित बने हुए हैं। आप प्लेलिस्ट में जाइए, सब्सक्राइब करिए और देन आप प्लेलिस्ट में जाके आप सब सारी जो वीडियोज़ हैं वो आप देख सकते हैं फ्रिक्वेंटली। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। और सैम्पलिंग को अगर हम बात करें तो सबसे इसे हम ये सामाजिक शोध के अंतर्गत तथ्य संकलन की एक विधि है, निदर्शन। इसमें एक्चुअली क्या होता है कि पहले हम समझ लेते हैं, फिर हम लाइन बाय लाइन इसमें पढ़ते हैं। एक्चुअली इसमें होता क्या है कि जब भी कोई शोधकर्ता कोई बहुत बड़ा कोई समूह होता है जिसको हम समग्र बोलते हैं, ठीक है, कोई बड़ा समूह होता है तो उस बड़े समूह के सभी इकाइयों का अध्ययन कर पाना उसके लिए मुश्किल होता है। तो ऐसी स्थिति में वो निदर्शन यानी सैंपलिंग विधि का प्रयोग करके उसमें से कुछ इकाइयों को चुनता है और फिर उनके आधार पर एक स्पष्टीकरण के रूप में एक कहेंगे निष्कर्ष तैयार करता है, जो पूरे समग्र पर क्या करता है, लागू होता है हो सके। तो इस आधार पे निदर्शन इसे जिस प्रक्रिया के माध्यम से वो ये कार्य करता है उसे निदर्शन यानी सैंपलिंग कहा जाता है। यहाँ पर एक प्रश्न और भी उठता है, आप लोग को ये चीज़ ज़रूर इस पे ध्यान देना चाहिए। ध्यान इस संदर्भ में देना चाहिए कि जो ये निदर्शन है जो निदर्शन है ये इसमें एक शब्द और टर्म प्रयोग होता है। टर्म वो है कि जब भी कोई निदर्श और निदर्शन, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर दो शब्द हैं, निदर्श, ये मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, निदर्श और निदर्शन आपके सामने लिखा है। इसको लोग या लगभग लोग क्या मानते हैं, एक ही मानते हैं। इसको निदर्श को बोलेंगे सैंपल और इसको बोलते हैं सैम्पलिंग। ये एक प्रकार की विधि है, ध्यान दीजिएगा, ये विधि है। और निदर्श क्या है, उसका एक भाग है। यानी निदर्शन यानी निदर्शन विधि की यानी जो हम समग्र की कुछ इकाइयों के माध्यम से एक समूह तैयार करते हैं, वो उसका निदर्श होता है यानी सैंपल होता है। जबकि सैंपलिंग क्या होता है, जिस विधि से हम क्या करते हैं, निकालने का कार्य करते हैं। तो ये विधि है और ये क्या है, इसका एक भाग है। आई होप क्लियर हो गया होगा और डाउट क्लियर हो गया होगा कि निदर्श और निदर्शन दोनों एक नहीं है, बल्कि दोनों क्या हैं, अलग अलग हैं। आइए अब इसको हम और जानते हैं। एक सेकंड हम इसे इरेज कर दें जिससे आपको थोड़ा और क्लियर दिखाई दे। एक सेकंड, इसमें इरेजर थोड़ा कम काम कर रहा है। ओके, चलिए कोई बात नहीं, मैं इतने में ही समझा देता हूँ। चलिए शुरू करते हैं। तो इसे प्रतिचयन या प्रतिदर्शन भी कहते हैं। समूह अथवा समग्र में से प्रतिनिधित्वपूर्ण इकाइयों का चयन ही निदर्शन कहा जाता है। जैसे आपने देखा होगा, एक इसका सबसे पॉपुलर और बेहतरीन उदाहरण है कि आप क्या करते हो कि जब भी चावल कोई पकाता रहता है, कि चावल पकाने पहले जब होता था समय में, आज तो कल तो प्रेशर कुकर को यूज़ करते हैं लोग, लेकिन पहले क्या होता था कि जो पात्र में पकाया जाता था तो वो उसमें से कुछ चावल लेकर ये चेक किया जाता था कि क्या चावल पक गया है। तो थोड़े से चावल के पकने के साथ ही ये मालूम मान लिया जाता था कि पूरा चावल पक गया है। तो यही निदर्शन है यानी प्रतिचयन है। ठीक है, यानी कुछ तत्वों यानी कुछ इकाइयों के माध्यम से संपूर्ण इकाई के संबंध में एक निष्कर्ष प्रस्तुत करना, ये कहलाता है निदर्शन। आइए इसके प्रकार के संदर्भ में कुछ जान लेते हैं।
टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग। सैम्पलिंग जनरली जो होता है मुख्य रूप से वो दो प्रकार का होता है। एक होता है प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग यानी संभावित निदर्शन, और दूसरा होता है नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग यानी असंभावित निदर्शन। संभावित निदर्शन होता क्या है? एक्चुअली इसमें जो भी समग्र होता है और समग्र के में जो समग्र की जो सभी इकाइयाँ होती हैं, उन इकाइयों के समान रूप से चुने जाने की समान संभावना होती है। यानी किसी पर्टिकुलर इकाई को को महत्ता ना देकर, इम्पोर्टेंस ना देकर के, बल्कि सभी इकाइयों को समान महत्व दिया जाता है। किसमें? प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में। जबकि नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में ये अभाव पाया जाता है। क्यों? क्योंकि इस विधि में जब शोधकर्ता, यानी इस विधि के माध्यम से शोधकर्ता समग्र की कुछ इकाइयों, कुछ विशेष इकाइयों को अपनी सुविधा अनुसार, अपनी इच्छा अनुसार क्या करता है? चुनने का कार्य करता है इकाई को। तो ये होता है नॉन प्रोबेबिलिटी। इस आधार पर इसको ये भी कह सकते हैं कि इसमें जो भी इकाइयाँ होती हैं, सभी इकाइयों के समान रूप से, असमान रूप से चुने जाने की संभावना होती है, ना कि समान रूप से। ओके, तो आई होप समझ में आ गया होगा प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग और नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। आइए इसके अंतर्गत हम क्या कर लेते हैं, कुछ प्रकार के संबंध में जान लेते हैं। क्योंकि हमारे एग्जाम में कुछ प्रश्न ऐसे भी आते हैं, आप नेट का पेपर उठा के देखिएगा या अन्य परीक्षाओं के भी पेपर उठा के देखिएगा, उसमें क्या होता है कि पूछता है निम्नलिखित में से कौन सी विधि प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के अंतर्गत नहीं आती है। तो ये भी आपको जानना इसमें आवश्यक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं और इसके बारे में जान लेते हैं, इनके प्रकार के संबंध में। संभावित एक सेकंड, संभावित निदर्शन, एक सेकंड इसको थोड़ा, संभावित निदर्शन के प्रकार। संभावित निदर्शन के प्रकार, पहला है रैंडम सैम्पलिंग जिसको दैव निदर्शन कहते हैं। दूसरा सिस्टमैटिक सैम्पलिंग, क्रमबद्ध निदर्शन कहते हैं। तीसरा स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग, स्तरीकृत निदर्शन, क्लस्टर सैम्पलिंग, इसको बोलते हैं गुच्छ निदर्शन। और मल्टी स्टेज सैम्पलिंग, बहुस्तरीय, मल्टीफेज सैम्पलिंग, बहुपक्षीय और एरिया सैम्पलिंग। ये प्रकार किसके हैं? प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के हैं। यहाँ पर कुछ नाम नहीं लिखे हैं, इनको हम लिख दे रहे हैं, आप उसके लिए ज़्यादा पैनिक मत होइए। स्तरीकृत निदर्शन, ये लिख नहीं पा रहा, इसमें लिख नहीं जा रहा सही से, आप लोग ये ध्यान रखिएगा कि इसमें स्तरीकृत निदर्शन में बोल भी दे रहा हूँ। क्लस्टर यानी गुच्छा निदर्शन, मल्टी स्टेज बहुस्तरीय निदर्शन, मल्टीफेज बहुपक्षीय और एरिया क्षेत्र निदर्शन। ओके, अब इसी प्रकार नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के भी प्रकार हम लोग जान लेते हैं। नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में पहला है पर्पजिव सैम्पलिंग, उद्देश्यपूर्ण निदर्शन, एक्सीडेंटल सैम्पलिंग, आकस्मिक निदर्शन, कोटा निदर्शन, कोटा या अंश कोटा इसको बोलते हैं निदर्शन, और सेलेक्टेड सैम्पलिंग, स्वचयनित निदर्शन, और नेक्स्ट है स्नोबॉल सैम्पलिंग यानी हिमगेंद निदर्शन, इसको स्नोबॉल या हिमगेंद निदर्शन भी कहते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, कुछ विधियों के संबंध में एक गहन अध्ययन हम लोग कर लेते हैं। आइए, पहला प्रकार जो है रैंडम सैम्पलिंग, बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान से आप लोग इसको नोट भी कर सकते हैं और सुनिए ध्यान से। रैंडम सैम्पलिंग एक्चुअली निदर्शन की एक ऐसी विधि होती है जिसमें समग्र की सभी इकाइयों की चुने जाने की समान संभावना होती है, समान अवसर प्राप्त होता है। यानी इसी को दैव इच्छा पर भी निर्भर माना जाता है। आप इसका एक उदाहरण मान लीजिए, आप जनरली आप अगर छोटे रहे होंगे तो आप क्या करते थे कि एक चिट के माध्यम से क्या करते, एक खेल खेलते थे, गेम खेलते थे, जिसमें 4 लोग होते थे, कुछ पर्चियाँ बनाई जाती थी, पर्चियों पर समान नाम लिखे जाते थे, कुछ एक निश्चित पर्चियाँ बनाई जाती थी, उस पर समान नाम लिखे जाते थे, और फिर क्या करते थे, उसको वितरण के माध्यम से, एक दूसरे की डिस्ट्रीब्यूशन के माध्यम से क्या करते थे, खेल देते थे। ठीक है, तो इसी प्रकार रैंडम सैम्पलिंग में, और इसमें आप ये देखते थे कि पर्चियाँ पर्चियाँ किसी व्यक्ति के पास जा सकती थी, ये जरूरी नहीं है कि पर्टिकुलर किसी एक व्यक्ति के पास जाए, यानी सभी पर्चियों के समान रूप से वितरण की संभावना होती थी। तो ये किस पर निर्भर करता, दैव इच्छा पर, कि जिसकी किस्मत अच्छी होती थी उसके पास पहुंच जाती थी सही पर्ची। ठीक है, ये आप देखते थे। इसके अंतर्गत बहुत सारी उपविधियां भी हैं रैंडम सैम्पलिंग में। कौन कौन सी? जैसे लॉटरी प्रणाली हो गई, कार्ड या टिकट प्रणाली, जैसे मैंने आपको कार्ड वाला बताया, इसी प्रकार होती है कार्ड या टिकट प्रणाली, नियमित अंकन प्रणाली और ग्रेड प्रणाली। आइए हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं और इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट हैं। दैव प्रतिचयन जिस विधि में प्रत्येक प्रतिदर्श इकाई का चुनाव प्रत्यक्ष रूप में किया जाता है, इसे सिंपल रैंडम सैम्पलिंग कहते हैं।
ध्यान दीजिएगा, रैंडम सैम्पलिंग में भी सिंपल रैंडम सैम्पलिंग है। और ये क्या होता है एक्चुअली, दैव निदर्शन पद्धति है या विधि है, उसमें प्रतिदर्श की जब प्रतिदर्श इकाई जो भी होती है, प्रतिदर्शक जो इकाई है उसका चुनाव जब प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है तो उसे सिंपल रैंडम सैम्पलिंग भी कहते हैं। एक महत्वपूर्ण तथ्य से संबंधित है, ये भी आपको जानना आवश्यक है। नेक्स्ट है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं दैव निदर्शन संबंधित। इस विधि द्वारा चुने गए इकाई का किसी दूसरी इकाई से प्रतिस्थापन नहीं किया जा सकता है। ये बहुत महत्वपूर्ण है, इस पे आप अंडरलाइन करिएगा। और दूसरा पॉइंट ये है, आपको ध्यान रखना होगा इस विधि के प्रयोग के दौरान कि यह केवल समानता वाले समूहों के अध्ययन में सहायक होता है। एक एग्जाम्पल ले लीजिए। एग्जाम्पल समानता के संदर्भ में ये है कि जैसे एमए के विद्यार्थी हैं, तो एमए के विद्यार्थियों का आपको अध्ययन करना है, तो उस एमए के विद्यार्थियों का अध्ययन करने के दौरान आपको विभिन्न प्रकार के आधार मिलेंगे। वो चाहे आयु के आधार पर हो, चाहे वो बुद्धिमत्ता के आधार पर हो, चाहे वो जेंडर के आधार पर हो। तो सपोज दैट आप सिर्फ जेंडर के आधार पर क्या करें, एक आधार लें। जैसे मान लीजिए हम जेंडर को लेते हैं, तो जेंडर को आपने लिया, अब जेंडर के आधार पर महिला महिला आपने चुनाव किया या पुरुष पुरुष, ठीक है। तो ये समानता वाले समूहों के अध्ययन में ही सहायक होता है कौन, दैव निदर्शन। ये आप ध्यान, आपको पॉइंट याद होना चाहिए, क्योंकि आपसे कभी प्रश्न ये कथन के रूप में पूछा जा सकता है कि दैव निदर्शन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ठीक, अब दूसरा प्रकार है दैव निदर्शन से, इसी से थोड़ा विपरीत है, इसी का जस्ट विपरीत है, स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग यानी स्तरीकृत निदर्शन। ये क्या होता है एक्चुअली, ये एक ऐसी विधि है एक्चुअली जो अब बात आती है कि दोनों विधियों को मैंने आपको अपोजिट बताया। अपोजिट इस संदर्भ में मैंने आपको बताया कि जो दैव निदर्शन विधि है, वो दैव निदर्शन विधि समानता वाले समूहों के अध्ययन में सहायक होती है, जबकि स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग क्या होती है, इसका महत्ता विषमता वाले जो समूह होते हैं उनके अध्ययन में सहायक होती है, या विषमता वाले समूहों के इकाइयों के प्रतिचयन के संदर्भ में इसकी महत्ता होती है। कैसे, मान लीजिए कि जैसे वो क्या कहते हैं, मैंने आपको अभी एमए के विद्यार्थियों के संदर्भ में बताया। एमए के विद्यार्थियों के संदर्भ में मैंने आपको बताया कि भिन्न भिन्न आधारों पर आप क्या करोगे, उन्हें समूहों में विभाजित करोगे। जैसे मैंने आपको बताया कौन कौन से आधार, आयु के आधार पर समूह में उसे विभाजित किया, फिर उसमें मैंने आपको बताया था लिंग के आधार पर, ठीक है, लिंग के आधार पर। इसी के साथ साथ आप बुद्धि के आधार पर, ये सब सारे क्या हैं, ऐसे अन्य भी आधार हैं, बहुत सारे आधार हैं। उसमें हो सकता है धर्म के आधार पर भी हो विभिन्नता, या इसके साथ साथ आप देखते हैं कि उसमें सुंदरता के आधार पर भी, यानी फेस एक्सप्रेशन के आधार पर भी उसमें अंतर हो। ये सब सारे आधार हैं, और भी आधार हो सकते हैं, आप उसमें सोच सकते हैं, बस समझाने के लिए ये आधार थे। अब इन आधारों पर क्या किया जाता है, पहले समग्र का जो, जब भी कोई विषमतामूलक समूह होता है, समग्र होता है, तो उसमें भिन्न भिन्न आधारों पर समूह में विभाजित कर लिया जाता है। फिर उनसे एक निश्चित अनुपात में इकाइयों का चुनाव दैव निदर्शन विधि का प्रयोग होगा इसमें, लेकिन समानता मूलक समूहों में विभाजित करने के पश्चात। ये आप ध्यान रखिएगा, नोट करिएगा, ठीक है। तो विषमता मूलक समूह में जब भी समग्र होगा तो उसमें पहले आप स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग का प्रयोग करके उसे समान आधार पर समूहों में विभाजित कर लेंगे, और फिर दैव निदर्शन विधि का प्रयोग करके उसे उसमें से एक निश्चित अनुपात में इकाइयों का चुनाव करेंगे। वही आपका क्या हो जाएगा, सैंपल हो जाएगा, ठीक है, समग्र का। तो आपको समझ में आ गया होगा। चलिए हम इसको थोड़ा डीपली समझ लेते हैं। जैसे एग्जांपल देख लीजिए, एक ऐसी विधि जिसमें समग्र को कुछ परिवर्तनों अथवा चर के आधार पर वर्गों में, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, वर्गों अथवा स्तरों में बांटकर उस प्रत्येक स्तर में से कुछ प्रतिनिधित्वपूर्ण इकाइयों का चुनाव करना होता है। जैसे जाति व्यवस्था, जाति व्यवस्था में आपने देखा था ना, मूलतः क्या होती है, 4 प्रकार के स्तरों में विभाजित है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। अब इसमें क्या किया गया, फिर उसके बाद उसमें से समानता दैव निदर्शन विधि का प्रयोग करके भिन्न भिन्न स्तरों से इकाइयों का चुनाव किया जाता है। वो आपका एक सैंपल, एक प्रतिनिधित्वपूर्ण सैंपल हो जाता है। इसमें से देखिए कुछ महत्वपूर्ण इसके पॉइंट है। जैसे यदि इकाइयों का अनुपात प्रत्येक वर्ग या स्तर में जनसंख्या की भांति प्रतिदर्श में भी समान हो तो इसे आनुपातिक स्तरीकृत प्रतिचयन कहते हैं, या आनुपातिक प्रतिचयन कहते हैं। ये 2 टर्म प्रयोग किए गए, इनको भी याद रखिएगा। क्या कहा गया, दोबारा मैं रिपीट कर दे रहा हूँ। यदि इकाइयों का जो अनुपात है प्रत्येक वर्ग या स्तर में जनसंख्या की भांति प्रतिदर्श में भी समान है तो उसे आनुपातिक स्तरीकृत प्रतिचयन या आनुपातिक प्रतिचयन भी कहते हैं। आइए हम कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। जैसे यदि प्रत्येक स्तर में से इकाइयों का चुनाव दैव निदर्शन के आधार पर किया जाता है तो उसे स्तरित दैव निदर्शन कहते हैं। होता तो उसमें है ही, लेकिन प्रत्येक स्तर में जब इकाइयों का चुनाव दैव निदर्शन विधि से करते हैं
तो वो कहलाता है स्तरित दैव निदर्शन। ओके, मैं ऐसी आशा कर रहा हूँ आपको समझ में आ गया होगा और ये काफ़ी अच्छा भी लगा होगा। आइए हम लोग नेक्स्ट प्रकार के संबंध में भी जान लेते हैं, कुछ एक महत्वपूर्ण और प्रकार हम लोग जान लेते हैं, फिर इसको एंड करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में आपको अन्य प्रकार के संबंध में भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, संभाग अथवा गुच्छ निदर्शन, क्लस्टर सैंपलिंग। क्लस्टर सैंपलिंग क्या होता है? इस विधि में के अंतर्गत सर्वप्रथम समग्र को कुछ गुच्छों में विभाजित करके प्रत्येक गुच्छों में से दैव प्रतिचयन का प्रयोग करके निदर्शन निकाला जाता है, तत्पश्चात उनका अध्ययन किया जाता है। आपको अब इसके पूर्व जो स्तरीकृत निदर्शन था और ये संभाग निदर्शन लगभग आपको समान दिख रहा हो, समान इस संदर्भ में दिख रहा हो कि उसमें भी यही करते थे ना कि समग्र होता था और उसे गुच्छों में विभाजित करके फिर दैव प्रतिचयन का प्रयोग करके निदर्शन निकालते थे। लेकिन ध्यान दीजिएगा, दोनों विधियों में अंतर है, एक बेसिक अंतर इस संदर्भ में है कि जो गुच्छ निदर्शन होता है, गुच्छ निदर्शन इसमें क्या होता है कि इसमें विभिन्न चरणों में विभिन्न निदर्शन निकाला जाता है। यहाँ पे आप नोट कर लीजिए कि जो विभिन्न चरण है, विभिन्न चरण होता है, विभिन्न चरणों में होता है और विभिन्न निदर्श निकाला जाता है। ठीक है, लेकिन इसमें क्या होता है, जो स्तरीकृत निदर्शन है उसमें होता ये चीज़ है कि उसमें एक ही स्तर पर ऐसा चुनाव किया जाता है निदर्श का, यानी यहाँ पर एक स्तर होता है, सिर्फ एक स्तर पर ही क्या कर लिया जाता है, निदर्श का चुनाव कर लिया जाता है। ये ध्यान रखिए, यहाँ पे विभिन्न स्तर विभिन्न निदर्श, यहाँ एक स्तर और एक निदर्श। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए आगे आगे चलते हैं। मल्टी स्टेज और मल्टी फेज सैंपलिंग, ये भी दोनों एक दूसरे के जस्ट अपोजिट हैं। आइए हम लोग जान लेते हैं। मल्टी फेज सैंपलिंग, मल्टी स्टेज सैंपलिंग एक्चुअली होता क्या है? एक्चुअली ये तथ्य संकलन की या न्यादर्श की एक ऐसी विधि है जिसमें समग्र को विभिन्न चरणों में समूह उपसमूह या उसके बाद उपसमूह में विभक्त करके अंतिम समूह से न्यादर्श का चुनाव किया जाता है। यह विभाजन समग्र के आकार पर निर्भर करता है। आप इसे एक उदाहरण के माध्यम से, मैं इसको पढ़ने से पहले मुझे समझा देना चाहिए था, लेकिन आप ऐसे ओरली समझ लीजिए कि मल्टी स्टेज सैंपलिंग एक्चुअली कब इसका प्रयोग होता है, जब समग्र बहुत बड़ा होता है। एक्चुअली समग्र जो भी है बहुत बड़ा हो, जैसे देश का अध्ययन करना या राज्य का अध्ययन करना। तो सपोज दैट आप एक एग्जांपल लीजिए इसका कि, और इसमें क्या होता है, ये डिसेंडिंग ऑर्डर में होता है चुनाव। इसमें जैसे जैसे स्तर से बड़ा, जब समग्र एक बड़ा है और बड़े से छोटे के संदर्भ में ये क्या होता है, न्यादर्श का चुनाव होता है चरणबद्ध ढंग से। और जब तक न्यादर्श का आकार छोटा नहीं हो जाता है तब तक ये प्रक्रिया चलती रहती है। तो मान लीजिए एक उदाहरण है इसका कि भारत में आपको क्या करना है कि भारत में न्यादर्श की प्राप्ति करना है, या एक कह सकते हैं सैंपल आपको प्राप्त करना है किसी का अध्ययन करने के लिए किसी विशेष आधार पर। जैसे एक एग्जांपल ले लीजिए कि भारत के कई राज्य, जैसे कई राज्य मतलब भारत में राज्य तो बहुत हैं। ठीक है, राज्य आप देखते हैं कि लगभग 28 आपके स्टेट हैं और 29 लगभग 9 आपके यूनियन टेरिटरीज़ हैं। तो इस आधार पे आप देखते हैं राज्य बहुत हैं, लेकिन विभिन्न राज्यों में से 2 राज्य आपने चुनाव कर लिया और 2 राज्यों में से फिर आप क्या करोगे, नेक्स्ट चरण में कुछ जिलों का चुनाव कर लोगे। अब आप क्या कर रहे हो, देखो राज्यों से धीरे धीरे करके आप जिलों में जा रहे हो, तो ये कहीं ना कहीं डिसेंडिंग ऑर्डर को डिनोट कर रहा है। ठीक है, बड़े से छोटे न्यायादर्श में आकार आपके न्यायादर्श का छोटा होता जा रहा है। फिर जिलों से आप क्या करोगे, प्रखंडों यानी ब्लॉक स्तर पर चुनाव करोगे। फिर अंततः क्या करोगे, आप गाँव के स्तर पर न्यायादर्श का चुनाव करोगे। और जो जो आपका अंतिम ग्रुप होगा या समग्र होगा, वही आपका अंतिम चरण जो आपका होगा, वही अंतिम चरण ही आपका अंतिम न्यायादर्श हो जाता है मल्टी स्टेज सैंपलिंग में। आइए इसमें देख लेते हैं। जैसे देखिए ये एनएसएसओ जो जनगणना करता है, इसमें देखिए भारत में नेशनल सैंपल सर्वे जो है एनएसएसओ जो है ने अपने कई अध्ययनों में इस विधि का प्रयोग किया है। भारत के संदर्भ में ही ये अध्ययन होता है नेशनल सैंपल सर्वे द्वारा, संगठन द्वारा। तो इसमें प्रयोग होता है मल्टी स्टेज सैंपलिंग, ये भी एक तथ्य आपको याद होना चाहिए। आइए मल्टी फेज सैंपलिंग क्या होता है, ये इसके अपोजिट बताया गया है। इसमें होता ये है कि ये ऐसी विधि है जिसमें समग्र से न्यायादर्श का चुनाव करके उनमें से, नेक्स्ट हम लोग उसमें स्लाइड में देख लेते हैं इसको। चलिए हम लोग अब यहाँ पे ब्रेक करते हैं मल्टी स्टेज मल्टी फेज में, और हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसकी कुछ विधियों को और लेके मैं आऊँगा और आपको यहाँ पे समझाऊँगा।
ठीक है, तो मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें जो अभी नए हैं, और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाया करें। और आपको एग्ज़ाम तक या उसके बाद जब यूपीएससी का भी आपका एग्ज़ाम है और पीजीटी का भी एग्ज़ाम है, तो उसको भी टारगेट करके आपको 1 टू 1 वीडियो प्रोवाइड करते रहेंगे लगातार, और आप इसमें लगातार इसे शेयर भी करते रहिए अलग-अलग लोगों को, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए और अपना फीडबैक देते रहिए कमेंट के थ्रू, ठीक है? और किसी प्रकार का कोई क्वेरीज़ होता है तो आप उसमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर के लिए अन्य वीडियो में दिया गया है, लेकिन आपको फ़ोन नहीं करना है, उसके लिए अलाउड नहीं है। आप सिर्फ मैसेजेस करिएगा ओनली व्हाट्सएप पे। मैं यहाँ पर भी आपको नंबर दे दे रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे ये ध्यान रखिएगा कि आपका फ़ोन अलाउड नहीं है। फ़ोन अगर आप अलाउड करते हैं तो दोबारा मैं आपसे बात करके भी आपका कट कर देता हूँ फ़ोन, ठीक है? ये ध्यान रखिएगा, आपको सिर्फ व्हाट्सएप मैसेजेस करना है केवल, ठीक है? तो 9807871640 ये नंबर है, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, 9807871640। सिर्फ मैसेजेस यहाँ पे अलाउड है, व्हाट्सएप मैसेजेस, ठीक है? टेक्स्ट भी कर सकते हैं आप, लेकिन सिर्फ मैसेजेस अलाउड है, ठीक है? और मेरा मन करेगा तब आपको मैं फ़ोन करूँगा, अदरवाइज़ नहीं, ठीक? चलिए ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं। थैंक यू सो मच।